Hello dear students, welcome again on Bright Academy. This is part 3 of Mixture and Alligation. सेकेंड पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट्स के अलावा क्वेश्चंस को कवर किया था, जिसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन में हम रेशियो निकालते थे. ठीक है, दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं तो माइनस करके रेशियो आ जाती है, और बीच वाली वैल्यू को निकालने के लिए हमने एक ट्रिक सीखी थी. तो बार बार ये चीज़ें फिर से रिपीट होंगी, और पार्ट 3 में हम आज नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे जो हम स्पीड और टाइम से रिलेटेड होंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो. रवि ट्रैवल्स 1 आवर एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर. फर्दर ही ट्रैवल्स 30 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. फाइंड हिज एवरेज स्पीड. तो देखो भाई, यहाँ पे स्पीड वाला एलिगेशन लग सकता है क्योंकि दो केसेस की बात होती है. एलिगेशन का मतलब ही यही होता है कि दो पार्ट्स जो होते हैं और ओवरऑल जो पार्ट है वो दिया हो सकता है एंड रेशियो पता करनी हो सकती है. मतलब कुछ इस तरह से आप एलिगेशन लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पता नहीं चाहिए स्पीड का एलिगेशन. तो स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. स्पीड क्या होती है भाई? डिस्टेंस ओवर टाइम. तो स्पीड का फॉर्मूला ये है. तो यानी कि जो 3 सर्कल आप बनाओगे वो स्पीड से रिलेटेड होंगे. दिस इज स्पीड ऑफ पार्ट 1, स्पीड ऑफ पार्ट 2, बीच में आएगी ओवरऑल स्पीड, और यहाँ पे क्या होगी? रेशियो माइनस करके आपको मिल जाएगी टाइम की. ठीक है, तो ये आपका एलिगेशन है. तो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझें तो भाई साहब आपको टाइम पहले से दिया हुआ है. पहले पार्ट की बात करें तो रवि पहले का ट्रैवल करता है 1 आवर एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर. फर्दर वो 30 मिनट ट्रैवल करता है 40 की स्पीड के साथ विद 40 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड्स पहले पार्ट की आपको 25 किलोमीटर पर आवर दी है, और सेकंड पार्ट में स्पीड आपको दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और टाइम की रेशियो आपने देखनी है. देखो, टाइम पहले केस में 1 आवर है, सेम यूनिट में रखना है, तो 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स है. दूसरा पार्ट ऑलरेडी मिनट्स में है, यानी कि 30 मिनट्स. ठीक है, तो अब आप इसकी रेशियो देख सकते हो. रेशियो अगर देखेंगे तो ये बन जाएगी 2:1, और आपसे पूछी क्या गई है? एवरेज स्पीड. तो यानी कि 2 सर्कल आपको दिए हुए हैं, आपको रेशियो भी दी हुई है, और सेंटर वैल्यू आपको निकालनी है. ठीक है, तो सेंटर वैल्यू निकालने के लिए एक ट्रिक है. आप एक्स का भी कर सकते हैं, और एक ट्रिक भी है. ट्रिक मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे. ट्रिक ये होती है कि पहले क्या करते हैं, दोनों नंबर्स का ये ट्रिक काम करती है आपकी सेंटर वाली वैल्यू को निकालने के लिए. तो सेंटर वाली वैल्यू निकालनी है तो पहले आप देखोगे डिफरेंस. तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 15. डिफरेंस अगर 15 है तो आप उसको इस रेशियो में डिवाइड कर दीजिए 2:1. दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं. हालांकि आप छोटे वाले के सामने वैल्यू निकालेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा. तो यानी कि छोटी वाली इन दोनों में वैल्यू कौन सी है? छोटी वाली वैल्यू 1 है, तो इसको आप लिखोगे 1 आउट ऑफ दिस 3. 2 + 1 3. किसको बांटना है? 15 को. तो यानी कि पहला पार्ट आपका कितना आ गया? 3 5 = 15. तो ये पार्ट आपका 5 आ गया है. ठीक है, 1 वाला पार्ट मतलब 5 है. तो बस 25 में 5 ऐड करोगे, कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2/3 ऑफ 15, ये क्या बन जाएगा? 5 2 = 10. ये 10 बन गया भाई. तो अगर आप यहाँ पे 10 समझते हो, तो 40 में से 10 सबट्रैक्ट करोगे 30 आ जाएगा. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है जी. तो बस सेंटर वाली वैल्यू को मैं फिर से बता देता हूँ एक बार. यहाँ 25 है, यहाँ 40 है, यहाँ निकालना है. रेशियो क्या है? 2:1 है. तो आपने दोनों का डिफरेंस देखा, 15 को डिवाइड कर दिया 2:1 में. तो पहला पार्ट 10 है, दूसरा पार्ट 5 है. ठीक है, तो छोटे वाले के सामने जो है आप उसको ऐड करके निकाल सकते हो, या फिर आप बड़े वाले के सामने जो लिखा है माइनस करके भी निकाल सकते हो. तो उम्मीद करता हूँ कि स्पीड वाला क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा. स्पीड, डिस्टेंस, टाइम पे एलिगेशन कैसे लिख सकता है. तो इस फॉर्मेट को जरूर याद रखना कि जो नीचे है ना, ये आपकी टाइम की रेशियो होती है. ठीक है, बिल्कुल ध्यान से याद रखना. नीचे क्या होती है? टाइम की रेशियो होती है, और 3 जगह आपकी स्पीड होती है. ठीक है, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं. सो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 2. तो इसमें क्या है? अगेन अ पर्सन रवि कवर्ड 150 किलोमीटर डिस्टेंस इन 10 आवर. तो 150 किलोमीटर चलता है वो 10 आवर्स में. ठीक है, एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी इज कवर्ड बाय कार. फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी इज कवर्ड बाय कार, एंड देन ही हायर्ड अ रिक्शा. ठीक है, द स्पीड ऑफ कार एंड रिक्शा इज 20 किलोमीटर पर आवर एंड 12 किलोमीटर पर आवर. देखो, दो तरह की स्पीड है. एक आपकी कार की स्पीड दी हुई है,
और एक रिक्शा की स्पीड दी हुई है, राइट। कार की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, रिक्शा की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। आगे उन्होंने पूछा द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एंड द रिक्शा रिस्पेक्टिवली। तो आपको डिस्टेंस की रेशियो निकालनी है, ठीक है, आपको निकालनी है डिस्टेंस की रेशियो निकालनी है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 150 किलोमीटर ट्रैवल करता है कितने टाइम में, 10 आवर्स पे। तो 150 किलोमीटर, देखो अगर डिस्टेंस 150 किलोमीटर है, टाइम कितना है, 10 आवर्स है, तो इसका मतलब जो ओवरऑल एवरेज स्पीड है वो तो आपको ऑलरेडी गिवन है भाई, कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। ओवरऑल वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है 150 किलोमीटर 10 घंटे में, तो इसका मतलब उसकी स्पीड ऑन एन एवरेज 15 किलोमीटर रही होगी। तो सेंटर वाली वैल्यू आपको दी हुई है, सेंटर वाली वैल्यू आप इजीली निकाल के लिख सकते हैं, कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर। तो बस एलिगेशन लग जाएगा, आप एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 5 और यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 3। सो 3:5। क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं, ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये रेशियो किसकी है, ये तो टाइम की रेशियो है। समझ आई बात, ये टाइम की रेशियो है, ये आपका आंसर नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस एग्जैक्टली नहीं निकालना आपको डिस्टेंस की रेशियो चाहिए, ठीक है। अगर आप ये बात जानते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस क्या बन जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस निकालना है, तो देखो ये आपकी स्पीड लिखी हुई थी, कार की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, कार का जो टाइम की रेशियो है वो 3 यूनिट्स हैं, 3 घंटे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप वैसे निकाल सकते हो कि 5 3 8 10 घंटे, बट आपको निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप इजीली डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि रेशियो है ना। यहाँ पे देखो स्पीड 20 है, टाइम 3 है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 20 × 3, ठीक है, यानी कि 60 डिस्टेंस आ गया। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो यहाँ पे स्पीड 12 है और टाइम 5 है, अगेन आपका डिस्टेंस कितना आ गया, 60 आ गया। 12 × 5 इज ऑल्सो 60, 20 × 3 इज ऑल्सो 60। 60 और 60 सेम है, तो यानी कि रेशो 1:1 आ जाएगी, ठीक है जी, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में बस आपको इतना याद रखना है, रेशो का मतलब ज़रूरी नहीं कि हमेशा वही रेशो पूछी जाए, ठीक है, जो यहाँ माइनस करके आ जाए, कुछ रेशो और भी पूछी जा सकती है। जैसे यहाँ पे जो रेशो हमने निकाली, जो बाय डिफ़ॉल्ट निकली माइनस करके, दैट इज़ 3:5, ठीक है। बट अगर टाइम की रेशो पूछी होती ना तो आप 3:5 बोल सकते थे, बट यहाँ पे टाइम की रेशो नहीं पूछेगी, आपसे पूछेगी डिस्टेंस की रेशो। तो डिस्टेंस की रेशो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई किया रिस्पेक्टिवली, एंड फिर हमारे पास डिस्टेंस की रेशो आ गई है, ठीक है। होप सो ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, द क्वेश्चन नंबर 3, एक मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका, देखते हैं क्या करना है इसमें। द मिल्कमैन हैज़ 2 टाइप ऑफ मिल्क। मिल्कमैन के पास क्या है, 2 तरह के मिल्क हैं, 2 टाइप्स ऑफ मिल्क। इन द फर्स्ट कंटेनर द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 80। देखो एक मिक्सचर है, जैसे हमने एक अलॉय वाला क्वेश्चन भी आपको याद होगा लास्ट क्लास में किया था, बट इसमें क्या है, अलॉय में क्या था, 2 तरह के मेटल्स थे आपके, ठीक है, कॉपर एंड टिन, आई थिंक सो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक मिक्सचर ही है ना, तो आपका मेटल्स का मिक्सचर नहीं है, यहाँ पे क्या है, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर होगा, ठीक है। बट एक बात तय है कि कभी भी मिक्सचर होगा ना मिल्क का, तो अगर मिल्क की परसेंटेज आपको दे रखी होगी, तो यानी कि जो बाकी बचा हुआ होगा हमेशा वाटर ही होगा, कुछ और तो ऐड किया नहीं जा सकता मिल्क में, ठीक है। क्वेश्चन के मुताबिक आपने ऐसे याद रखना है। A milkman has 2 type of milk. In the first container the percentage of milk is 80%, and the second container the percentage of milk is 60%. If he mixes 28 liter of the first container to the 22 liters of milk of second container, then find the percentage of milk in the mixture. तो देखिए, जो पहला मिक्सचर उसमें मिल्क दिया हुआ है, दूसरा वाला मिक्सचर उसमें मिल्क दिया हुआ है। आपको ये भी बताया गया कितनी क्वांटिटी दोनों तरह के मिल्क की ली हुई है, यानी कि एक तरीके से आपको रेशो भी दी हुई है। आपको निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। तो रिजल्टिंग मिक्सचर में आपने निकालना है, यानी कि सेंटर वाली वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन है ये। तो अगर मिल्क पे एलिगेशन लगा दें, ठीक है, मिल्क पे अगर एलिगेशन लगाएं तो फर्स्ट वाले कंटेनर में अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट वाले कंटेनर में मिल्क कितना है, 80% है, ठीक है। फर्स्ट वाले कंटेनर में मिल्क इज 80% एंड सेकंड वाले में है 60%,
पहला वाला मिल्क 28 लीटर था, दूसरा 21 लीटर है, तो 22। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 के टेबल पे 14 एंड 2 के टेबल पे 11, ठीक है। सो सेंटर वाली वैल्यू हमने निकालनी है, तो ट्रिक के हिसाब से चलते हैं, ट्रिक के हिसाब से जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। और देखो 60 छोटा है ना, तो छोटे के सामने इसको फोकस करना है आपने, ओके। तो 80 और 60 का डिफरेंस कितना होगा, सोचो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। 20 को फिर आपने बांटना है 14:11 में, तो ये वाला पार्ट निकालना है, तो 14 बाई कितना हो जाएगा, 25, ठीक है, क्योंकि देखो दोनों को ऐड करके 25 बन रहा है। इसकी फ्रैक्शन बन गई कितनी, 14/25, 20 को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना था, सो इट इज़ 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 14 × 4 इज़ 56 डिवाइडेड बाय 5, तो ये एग्जैक्टली आ जाएगा 11.2, ठीक है। तो यहाँ वाली वैल्यू को 11.2 बोला जा रहा है, सेकेंड वाली वैल्यू जो फर्स्ट वाली वैल्यू सॉरी यहाँ पे 11.2 बोला जा रहा है। तो आप क्या करोगे, 60 में ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 71.2%। क्या सबको ये बात क्लियर है, आंसर इज 71.2%। इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले एक और बात करेंगे कि किसी के मन में डाउट हो सकता है कि अगर हम वाटर पे लगाएं एलिगेशन तो किस तरह से होगा, तो हम वाटर के ऊपर भी बात करेंगे। पहले एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं जल्दी से। देखिए आपको ये तो पता था मिल्क कितना है दोनों कंटेनर्स में, एक में मिल्क 80 है, दूसरे में मिल्क 60 है, तो आपको रेशो भी पता है। तो बीच वाली वैल्यू निकालने के लिए एक ट्रिक सीखी हुई हमने, द डिफरेंस इज 20 डिफरेंस है, इसको 14:11 में बांटना है। 60 के सामने वैल्यू जो है 60 क्योंकि छोटा नंबर है, वैल्यू देख ली 14, उसकी आपने वैल्यू निकाल दी। 20 को जब 14:11 में डिवाइड किया तो 14 की वैल्यू 14 बाय दिस टोटल 25 × 20 ऐसे ही आती है, ठीक है। तो कैलकुलेट करके 11.2 आ रहा है, तो 11.2 हमने ऐड किया, आंसर इज 71.2, ठीक है जी। नोट कर लिया होगा सबने। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। इसी क्वेश्चन को हम और मेथड से भी देख सकते हैं, ध्यान से सुनना बात, ठीक है। ध्यान से अगर देखते हैं तो अगर हम बात करें किसकी, वाटर की भाई, ठीक है। आप सोचो बताओ इसमें कि जो पहला कंटेनर है उसमें मिल्क अगर 80% है तो वाटर कितना होगा, 20%, ठीक है भाई। अगर 80% पानी है तो बचा 80% अगर दूध है, मिल्क है, तो बचा हुआ क्या होगा, वाटर ही तो होगा। सेकंड वाले में अगर 60% मिल्क है तो वाटर कितना होगा, 40% होगा, ठीक है जी, क्लियर है। रेशो की बात करें अगेन 20 और 22 की, आपकी रेशो बनेगी 14:11। फिर मैं देख रहा हूँ छोटी वाली वैल्यू इस बार ये है, तो इसके सामने 11 को फोकस करना है, तो डिफरेंस अगेन 20 है, 11 को फोकस करेंगे, 11 वाली वैल्यू आएगी 11/25 × 20, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, तो ये 44/5 है, 8 5 ज़ा 40, 0.85 ज़ा 40, तो यहाँ पे 8.8 रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसका मतलब 20 में अगर आप 8.8 जोड़े तो क्या बन जाएगा, 28.8% बन जाएगा। तो आप बोलोगे तो आंसर नहीं है भाई, यही आंसर है। सोचो ध्यान से, ये क्या है, एलिगेशन किस पे लगाया है, वाटर पे लगाया ना, तो इसका मतलब सेंटर वाली वैल्यू वाटर है। तो अगर आप रिजल्टिंग मिक्सचर में वाटर ये जान पा रहे हो 28.8% है, तो रिजल्टिंग मिक्सचर में मिल्क कितना होगा, 28.8 माइनस कर दोगे, ठीक है, तो ये बन गया आपका 71.2% मिल्क इन रिजल्टिंग मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पे बस मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, वैसे ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी यहाँ पे, बट फिर भी मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ कि मिल्क के हिसाब से भी हम सॉल्व कर सकते थे और वाटर के हिसाब से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वाटर के हिसाब से आपको सब चीज़ें वाटर के हिसाब से लेनी है, ठीक है। हाँ, और जो रेशो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेशो चाहे मिल्क पे लगाओ चाहे वाटर पे लगाओ हमेशा सेम रहती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये दूसरी वाली बात समझ में आई होगी आपको, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में कई जगह वाटर की परसेंटेज हो, कई जगह मिल्क की परसेंटेज हो, तो आप एक ही चीज़ बनाकर, कभी कभी ये हो सकता है कि वाटर की परसेंटेज लेना थोड़ा आसान दिख रहा हो या गिवन ही वाटर की है तो पूछा भी वाटर गया है, तो फिर हम वाटर का एलिगेशन लगाएंगे। बट इतनी बात है कि आप दोनों तरह के एलिगेशंस लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, दिस वन।
ये आपकी एक नेक्स्ट टाइप होगी रिलेटेड टू मार्क्स। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में या किसी मॉक टेस्ट में देखा होगा, बट यहाँ पे इस पे एलिगेशन से कैसे करना है ये हम बात करेंगे, ठीक है। तो एलिगेशन जैसे हम बात कर ही रहे थे स्टार्टिंग में कि एलिगेशन से क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स आपके ईजी हो जाते हैं। जो क्वेश्चन आपका 1 मिनट में हो रहा है उसको हम 30 सेकंड्स में भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिगेशन, ठीक है। तो बड़ा आपको स्मार्टली एलिगेशन लगाना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। अ स्टूडेंट गेट्स 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर के लिए उसको कितने मिलते हैं, 3 मार्क्स। 0.5 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, हाफ मार्क कट जाता है ईच रॉन्ग आंसर के लिए। इन एन एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 250 क्वेश्चंस, इन एन एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 250 क्वेश्चंस। इफ अ स्टूडेंट, ठीक है, इफ अ स्टूडेंट गेट्स 477 मार्क्स इन द एग्जाम देन फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही करेक्टली आंसर्ड। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो करेक्टली आंसर किए वो बताना है। तो देखो एलिगेशन साफ सी बात है, लग सकता है क्योंकि 2 पार्ट्स का क्वेश्चन है, देयर आर 2 पार्ट्स। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो करेक्ट होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इनकरेक्ट होंगे, ठीक है। करेक्ट के लिए कुछ सेपरेट मार्क्स है, इनकरेक्ट के लिए कुछ डिडक्ट होते हैं मार्क्स, और ओवरऑल मार्क्स आपको पता है। तो यानी कि आप एग्जैक्टली यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हो, लेकिन कैसे लगाना है चलिए बात करते हैं। एक जगह मैंने लिखा करेक्ट, एक जगह लिखा इनकरेक्ट। तो करेक्ट और इनकरेक्ट 2 जगह लिखा मैंने, आप रॉन्ग और राइट भी लिख सकते हो, ठीक है। राइट था, करेक्ट को आप राइट बोल सकते हो, इनकरेक्ट को रॉन्ग बोल सकते हो। तो एलिगेशन ऐसे लगाना है। पहले आप देखो क्वेश्चंस कितने हैं, क्वेश्चंस कितने हैं आपके, 250 क्वेश्चंस हैं। 250 क्या है, क्वेश्चंस हैं। अगर मैं ये मान के चलूं कि सारे के सारे क्वेश्चन राइट है, देखो वैसे एक्चुअल मार्क्स कितने हैं, 477। सेंटर में मैं पहले ही लिख देता हूं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सेंटर में मैंने पहले लिख दिया कि एक्चुअल जो ओवरऑल मार्क्स है दैट आर 477, ठीक है। चलिए अब करेक्ट में एलिगेशन कैसे सोचना है कि अगर मैं ये मान के चलूं कि हर क्वेश्चन क्या है करेक्ट, 250 क्वेश्चंस अगर करेक्ट हो जाए, 250 क्वेश्चंस अगर करेक्ट हो जाए तो कितने मार्क्स बनेंगे, इंटू 3 करके 750 बन जाएगा। तो यानी कि अगर सारे के सारे क्वेश्चन करेक्ट होते हैं तो 750 मार्क्स बनेंगे, एंड अगर सारे के सारे इनकरेक्ट होते हैं तो यानी कि 250 क्वेश्चंस थे, अगर सारे के सारे इनकरेक्ट हैं तो यानी 0.5 यानी कि हाफ इसका करोगे 125 माइनस में आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो, क्योंकि मार्क्स रॉन्ग के लिए डिडक्ट हो रहे हैं, मिलेंगे तो है नहीं नंबर भी, डिडक्ट ही होंगे, नेचुरल सी बात है, ठीक है। तो सारे अगर राइट हो तो मार्क्स बनते हैं 750, सारे अगर रॉन्ग हो तो मार्क्स बनते हैं -125, बट एक्चुअल में ओवरऑल मार्क्स कितने हैं, 477। तो इस तरह से आप एलिगेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे एक बार हम माइनस करेंगे चीज़ों को, यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आएगा 23, और नहीं 23 नहीं आएगा, तो यहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पे 3 और 14 - 7 = 7, 6 - 4 = 2, 273 यहाँ पे बन गया। और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे बेसिकली ऐड होगा, कैसे देखो 477 माइनस करना है किसको, -125 को, तो भाई इसका मतलब माइनस माइनस प्लस बन के ऐड हो जाएगा, ठीक है। 470 माइनस -125 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर एक चीज़ प्लस एक चीज़ नेगेटिव आप डिफरेंस लेते हो तो वैसे भी वो डिफरेंस ऐड होता है, ठीक है। 7 5 यहाँ पे 12 आ गया, 7 और 2 9 और 1 10, 4 और 1 5 1 6, 602 कैंसिल, जहाँ तक हो रहा है हम कर सकते हैं। और यहाँ पे कौन से टेबल पे कैंसिल हो सकता है, 3 के टेबल पे कैंसिल नहीं होगा, एंड 5 पे वैसे नहीं हो रहा। 7 पे देखा जाए तो 7 8 = 56, 7 6 = 42, 7 3 = 21, 7 9 = 63। जी हाँ बिल्कुल 7 पे कैंसिल हो रहा है। 7 8 = 56, 4 बचा, 7 6 = 42, 7 3 = 21 और 6 बचा, 7 9 = 63, ठीक है। आपका ये बन गया 86:39। आगे कट हो सकता है, नहीं कट हो सकता, ठीक है। लग तो रहा है नहीं कट होगा, कोई बात नहीं। 86:39 आपकी क्या आ गई, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की रेशियो आ गई जो करेक्ट और इनकरेक्ट है। तो यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल बनना चाहिए 250। तो 86 + 39 ये कितना बनेगा, 9 + 6 15, 8 3 11 और 1 12, 125 बन गया यूनिट ऐड करके, ठीक है। 125 यूनिट ऐड करके बन गया, बट एक्चुअल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं आपके 250। तो बस
एक यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, एक यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, बताना क्या था, करेक्ट। तो करेक्ट वाली रेशो क्या होगी भाई, इधर वाली होगी ना, तो इंटू 2 कर दो, इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 172 क्वेश्चन। भाई साहब 172 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, सही होंगे, और उसमें से जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस क्या होंगे, आपके रॉन्ग बन जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका मार्क्स से रिलेटेड एक एलिगेशन। तो आप पहले तो आराम आराम से चीज़ों को समझेंगे, आपको स्पीड के ऊपर पहले काम नहीं करना, पहले आपको ये सोचना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसको सॉल्व किस तरह से किया जाए। आफ्टर सम टाइम यू कैन वर्क ऑन स्पीड, कि इसको जल्दी कैसे किया जाए। भाई अगर अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी है तो चीज़ों को फास्ट तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। एक बार नोट कर लेंगे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास एक और क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे एलिगेशन पे। हाँ, मे बी कुछ लोगों ने ऐसा क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा कहीं ना कहीं, बट सिंपल एक्स लेके या इक्वेशंस को बना के सॉल्व करते होंगे, विच इज़ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। बट यहाँ पे हमने क्या करना है, एलिगेशन लगाना है भी, ठीक है। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं, बट टारगेट इज़ एलिगेशन। एलिगेशन पूरा दिमाग में आपने फोकस कर लेना है कि एलिगेशन की चीज़ों को कैसे लगाना है, ये हमने सीखना है, ठीक है। तो हम मिक्सचर्स पे लगा पा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो मेटल्स के मिक्सचर हो, चाहे वो मिल्क के मिक्सचर्स हो। हम करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस पे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन करेक्ट, सारे इनकरेक्ट, बीच में मार्क्स दिए हैं, माइनस करके रेशो बांट सकते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन डाटा कितना इजी है या टफ है, वो तो कैलकुलेशन में फिर उस हिसाब से टाइम लगता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आप अच्छे से सीख रहे होंगे। चलिए इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन में क्या है, इन अ जू देयर आर डियर्स एंड डक्स, ठीक है। एक जू में क्या है, देयर आर डियर्स एंड डक्स। इफ हेड्स आर काउंटेड दे आर 280। अगर आप हेड्स यानी कि सर काउंट करो तो हेड्स कितने हैं, 280 है। एंड इफ द लेग्स आर काउंटेड दैट दे आर 820। अगर आप लेग्स को काउंट करो तो 820 लेग्स हैं। किनकी, ये दो तरह के एनिमल्स हैं, डियर एंड डक्स, ठीक है। और हेड्स को काउंट करो तो कितने हैं, 280 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स एंड डक्स इन द जू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डियर और डक पे लगाएंगे एलिगेशन, ठीक है। डियर्स और डक्स पे आप किसी भी तरफ कुछ भी लिख लो, डियर्स एंड डक्स, ठीक है। पहली बात तो ये, मुझे ये पता लग गया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स 280 है। क्या सबको पता लग गया यहाँ पे? भाई जितने हेड्स होंगे उतने ही तो एनिमल्स होंगे। कारण क्या है, एक एनिमल का एक ही हेड होगा, दो हेड तो होते नहीं है। मेरे ख्याल से पूरी अर्थ पे कोई ऐसा एनिमल नहीं शायद जिसके दो हेड्स हों, मुझे तो भी नहीं पता है, शायद आपको पता है। तो अगर हर एनिमल का एक ही हेड है तो यहाँ पे टोटल हेड्स कितने हैं, 280 है, ठीक है। टोटल हेड्स 280 है तो एनिमल्स भी कितने होंगे, 280 होंगे। ये बात क्लियर है भाई, यहाँ तक तो सोचने की बात नहीं है ना। तो नंबर ऑफ जो एनिमल्स हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ एनिमल्स 280 हैं। अब टोटल लेग्स है कितनी, 820 है, ठीक है। टोटल लेग्स कितनी है, 820। तो लेग्स वाला जो पार्ट दिया है ना, नंबर ऑफ लेग्स दिया, यहीं पे हम एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है। देखते हैं, हमने लेग्स पे एलिगेशन लगाना है। तो लेग्स ओवरऑल कितनी लेग्स हैं, 820 है, ठीक है। अब आगे ध्यान से सुनना, एक डियर की कितनी लेग्स होंगी, 4। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये बात आपको पता होनी चाहिए, एक डियर की कितनी लेग्स होती हैं, 4 लेग्स होती हैं। और एक डक की कितनी होती हैं, 2 लेग्स होती हैं, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि सारे के सारे डियर्स हैं तो टोटल कितनी लेग्स बन जाएंगी भाई, सारे के सारे अगर डियर्स हैं तो 280 इंटू 4 कितना बन जाएगा, 1120। इंटू अगर आप करते हैं क्या, 280, सारे के सारे अगर डियर्स है तो टोटल लेग्स कितनी बन जाएंगी, 1120 बन जाएंगी ना। अगर मैं ये मान के चलता हूँ सारे के सारे क्या है, डियर्स है। अगर मैं ये मानता हूँ कि सारे के सारे डक्स हैं तो लेग्स कितनी बन जाएंगी, 560 बन जाएंगी। ये बात सही है। तो इंटू 280 करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 560, ठीक है, प्लस में। और बट एक्चुअल में लेग्स कितनी है, 820। तो बस एलिगेशन बन गया है, माइनस कर दो। यहाँ पे माइनस कर देंगे 8 9 10 11, तो ये तो डायरेक्ट ही माइनस हो रहा है, ठीक है। 20 माइनस हो गया, 1100 माइनस 800 इज 300। तो यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 2 माइनस, ये बड़ा है ना, तो 12 माइनस 6 इज 6, तो 7 माइनस 5 इज 2। तो आप अपने अकॉर्डिंग माइनस कर सकते हैं। आप ये सोच सकते हो 820 में से अगर पहले मैं 520 लेस करूं तो 300 बन गया, तो 40 और लेस करना था तो 260 बन गया। तो यहाँ पे रेशो भी एक बार देख लो फटाफट,
तो रेशो आपकी बन जाएगी 2 के टेबल पे 13 एंड 15 बन गई। ठीक है, 13:15 जो है आपके नंबर ऑफ एनिमल्स की रेशो है। अगर मैं इनको जोड़ूं तो नंबर ऑफ एनिमल्स, इनको जोड़ के कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। तो भाई 28 यूनिट ही तो आपको क्या दिया है, 280 दिया है। तो यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 10 दी हुई है। क्या ये बात सही है? एक यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है, 10 दी हुई है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 10 है तो आपको बताना है नंबर ऑफ डियर्स एंड डक्स। तो बस नंबर ऑफ डियर्स कितने होंगे, ये वाले एनिमल्स, 13 यूनिट की वैल्यू 130 बन जाएंगी। तो 130 आपके पास डियर्स हैं एंड 150 आपके पास डक्स हैं, इंटू 10 करके। दैट्स द आंसर। तो यहीं पे आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। फिर उस क्वेश्चन के बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे कुछ और बेटर चीज़ें सीख कर। चलिए, नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और कॉइन्स के ऊपर क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें कैसे करने हैं। तो लास्ट भी वीडियो में एक हमने सिंपल कॉइन का क्वेश्चन किया था, तो उम्मीद करता हूँ इस कॉइन का क्वेश्चन को भी आप इजीली ट्राई कर सकते हैं। देखते हैं, इन माई पॉकेट देर आर ₹25 कंसिस्टिंग ऑफ ओनली डिनोमिनेशंस ऑफ 20 पैसा एंड 50 पैसा। मेरे पास 20 पैसे का सिक्का होता है, नहीं होता मतलब नहीं है, क्वेश्चन में है तो है 10। ठीक है, तो 20 पैसे के कॉइन्स हैं और 50 पैसे के कॉइन्स हैं। ठीक है, तो आपने 25 रुपये आपके पास टोटल बनने चाहिए। दस देयर आर टोटल ऑफ 80 कॉइन्स इन माई पॉकेट। टोटल कॉइन्स कितने हैं, 80 कॉइन्स हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 20 पैसा एंड 50 पैसा। ठीक है, बात सिंपल है। तो एलिगेशन लगाना है हमने। तो दो तरह के कॉइन्स, एक 20 पैसे के और एक क्या है, 50 पैसे के। ठीक है, 20 पैसे के और 50 पैसे के टोटल कॉइन्स कितने हैं। देखो, मैं ये भी मान सकता हूँ जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, सुनना ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर मैं देखूँ टोटल पैसे कितने मेरे पास, दो तरह से मैं यहाँ पे एलिगेशन लगा सकता हूँ। बिल्कुल ध्यान से समझना इस बात को। अगर मैं रुपीज़ की बात करूँ तो मेरे पास कितने रुपीज़ हैं टोटल, 25। अगर मैं ये मान लूँ कि सारे के सारे जो कॉइन्स हैं वो 20 पैसे के हैं, वैसे कॉइन्स मेरे पास 80 हैं। अगर इंटू 20 करूँ तो यानी कि 1600 पैसे बन जाएगा। तो रुपीज़ में ये चीज़ बनेगी 16। तो यानी कि यहाँ की वजह से 16 रुपये बन गए। ठीक है जी, क्लियर है। बट अगर मैं ये मान लूँ कि सारे के सारे पैसे क्या है, 50 पैसे वाले कॉइन्स हैं, तो 80 कॉइन्स अगर 50 पैसे वाले हैं, 8 5 40 00, तो इतने पैसे हैं, तो यानी कि 100 से डिवाइड करके 40 रुपीज़ आ जाएगा। तो यानी कि इधर वाले क्या है, 40 रुपीज़ हैं। तो बस बात खत्म, एलिगेशन लग जाएगा, माइनस करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना इस बात को। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर सारे के सारे कॉइन्स क्या हैं, 20 पैसे के हैं, तो अमाउंट इतनी इकट्ठी हो जाएगी। सारे के सारे कितने कॉइन्स, भाई सारे कॉइन्स तो 80 कॉइन्स है आपके पास। ठीक है, अगर सारे जो 80 कॉइन्स हैं अगर सारे 50 पैसे के होंगे तो आपके पास 40 रुपये बनेंगे। तो बट एक्चुअल में है कितने, 25। माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे 15 आ जाएगा एंड रेशो के बाद कितना आ जाएगा, 5 4 9, 15:9 बन जाएगा। तो 15:9 क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशो। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशो है, तो यानी कि 15 और 9 अगर ऐड करेंगे तो कितना बन गया, 24। तो 24 यूनिट जो है, 24 यूनिट आपका 80 कॉइन्स के बराबर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉइन्स ही तो है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, देखते हैं। 80 डिवाइडेड बाई 24, तो 8 1 8, 8 3 24, 10/3 आ गई। जरूरी नहीं कि इंटीजर आए। अभी मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि सिक्के इंटीजर ना आए, सिक्के तो इंटीजर ही आएंगे। मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि मेरे पास 2.5 सिक्के हैं, भाई या तो 2 सिक्के होंगे या तो 3 सिक्के होंगे, राइट। अब देखो, बट एक यूनिट की वैल्यू 10/3 है। ठीक है, ध्यान से देखना, एक यूनिट की वैल्यू 10/3 है। अगर मैं यहाँ पे 10/3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 50 आ गया, और अगर यहाँ पे मैं 10/3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 30 आ गया। तो बस इंटीजर में आ तो रही है वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि यहाँ की रेशो जो है ये 20 पैसे वाले कॉइन्स हैं। तो मुझे पता लग गया 20 पैसे वाले मेरे पास 50 सिक्के होंगे, और बाकी के 80 में से जो 30 सिक्के होंगे वो 50 पैसे वाले होंगे। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, देखो 50 कॉइन्स है ना, 50 कॉइन्स 20 पैसे वाले कितने हो गए भाई, 10 रुपये हो गए ना, 10 रुपये हो गए। मल्टीप्लाई कर लो भाई, 5 2 10। ठीक है, 5 × 3 15, 10 रुपये यहाँ पे हो गए, 15 रुपये यहाँ पे हो गए, टोटल आपके पास 25 रुपये बन गए। ठीक है, यहाँ तक पहली बात क्वेश्चन समझ में आया सबको क्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी बात क्लियर होगी आपको।
हमने क्या किया, सारे के सारे कॉइन्स एक डिनोमिनेशन के मान के, जैसे कि हम डेयर्स, डक्स एंड उससे पहले क्वेश्चंस कर रहे थे, सेम अप्रोच लगाई है। बट हमने लास्ट वीडियो में जो कॉइन्स का क्वेश्चन किया, बोलोगे आप सर वो तो डिफरेंट मेथड से किया। मेथड डिफरेंट नहीं है, आप चीज़ें सेम ही हैं, ठीक है, बट लगाने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे बस इतना समझ में आ गया। एक अप्रोच और हो सकती है, बाकी देखो ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप सुन लो। जैसे कि बाय ऑप्शन क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे इन्होंने कहा कि 20 पैसे एंड 50 पैसे के कॉइन्स बताओ, तो मैंने ऑप्शन में देख लिया इतने इतने कॉइन्स हैं, तो कॉमन सेंस के अकॉर्डिंगली आप ये सोच सकते हो भी यार 20 पैसे की वजह से अगर इतने कॉइन्स हैं तो इतने रुपए बन गए, 50 पैसे के इतने तो इतने रुपए, अगर टोटल 25 बनते हैं तो वो वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब एक केस और, उसमें भी हो जाएगा। मान लो आपको सिर्फ 20 पैसे वाले कॉइन्स दिए हैं, किसी ने बोला कि मेरे पास 20 पैसे वाले 50 कॉइन्स हैं, तो आप सोच लोगे ना कि 80 में से 50 ये वाले हैं, तो बचे हुए 30 फिर दूसरे वाले होंगे, ये भी सोच सकते हैं। यानी कि आपको अगर एक टाइप ऑफ कॉइन्स का भी आंसर पूछा हो तो भी बताया जा सकता है, ठीक है। बट आंसर्स में अगर डिजिट के हिसाब से मल्टीप्लाई किया जाए, अगर मैं ये कहूँ कि, सुनना ध्यान से, अगर मैं ये कहूँ लेट x बी द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, सॉरी 20 पैसे कॉइन्स एंड y बी द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y। लगाओ ऑप्शन, नहीं लग पाएगा, तो वहाँ फिर आपने मेथड ही लगाना है, ठीक है। हम चीज़ें सीखते ज़रूर है भाई, ठीक है, आपको चीज़ें सीखनी है, बट कहाँ पे क्या अप्लाई करनी है इस चीज़ की समझ होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप चीज़ें सीखते तो हो, अंडरस्टैंड तो करते हो, बट कहाँ पे क्या लगाना है, हमारा ये भी टारगेट है कि उन चीज़ को भी साथ साथ सीखें। जैसे कि हमने भी डिस्कस किया कि यहाँ पे ऑप्शन भी लगाया जा सकता था, ऑप्शन हम लगा सकते हैं, ठीक है, आसान बात है। चलिए इस बात को मिटा देता हूँ और उस बात पे आ जाता हूँ जो बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि यहाँ पे 20 पैसे वाले कॉइन्स हैं, ठीक है, एक आपके पास 50 पैसे वाले कॉइन्स हैं, ठीक है। मैं दोबारा लगा रहा हूँ एलिगेशन, ठीक है, थोड़ा सा सेपरेटली सोचना, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर टोटल 25 रुपीज़ है, तो यानी कि 2500 पैसे हैं, अगर उसके आप 80 कॉइन्स बना रहे हो तो कितने कॉइन्स बन जाएंगे, माइनस कर दिया, ये बन गया 125/4। ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन करने में एलिगेशन में आंसर आएगा, पक्की बात आएगा, देखना 125/4, ठीक है। 125/4 आपके पास क्या बन गए, पैसे वाले, पैसे का कॉइन्स बन जाएगा। पॉइंट में भी इस एग्जैक्टली आ जाएगा, चलो पॉइंट में लिख लेते हैं, 4 3 12, 4 1 4, 1 बचा, 4 2 8, 4 5 20, 31.25। चलो ये लिख लेते हैं। फ्रैक्शन नहीं पसंद तो ये लिख लेते हैं, लेकिन फ्रैक्शन कभी कभी पसंद भी करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, कई बार एग्जैक्ट फ्रैक्शन आती नहीं है, ठीक है। ये भी बात सुन लो, ये भी मैं आपको बात बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, कि अगर मान लो कुछ डिवाइड करना है, जैसे मान लो 10/3 है, तो आप उसको पॉइंटों में लिखने की गलती बिल्कुल ना करें। क्यों, क्योंकि 10/3 अगर आप करते हो तो 3.33 आप बोलोगे आएगा, बट वो एग्जैक्ट नहीं है। 3.3333 ऐसे बार आ रहा है, काफ़ी बार आ रहा है, तो यानी कि उस चीज़ को आप फ्रैक्शन में ही रखेंगे, ठीक है, उस चीज़ को फ्रैक्शन में ही रखेंगे। सॉल्व मत करना, आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो पहले इस चीज़ पे काम करते हैं। 31.25 में अगर 20 आप लेस करते हो तो क्या आएगा, 11.25। यहाँ पे लेस करते हो तो कितना आएगा, 18.75 आ जाएगा, ठीक है। माइनस ऐसे हम कर सकते हैं, 100 - 25 75, और ये बन गया 50 में से 49 में से 30 बन गया, 18 आ गया। तो यहाँ पॉइंट उड़ गया, यहाँ पॉइंट उड़ गया, 100 एंड 100 रेशियो निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो 5 के टेबल पे कट कर लो, 25 पे कर लो, जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हो। 25 के टेबल पे करूँ, 25 × 7 इज़ 175, ठीक है। तो बचा कितना आपका यहाँ पे 12, यानी कि 171 बन गया। आई थिंक सो यहाँ पे 71 ही बन रहा है, ठीक है। 71 बन गया, वहाँ 125 के टेबल पे करोगे तो 1000 जाता है 8 पे, और ये बन गया 9। 71 और 9 कितना बन गया, 80, ठीक है। अरे 71 रेशो 9 ही रेशो आ रही है, तो 81 टोटल बन गया, सॉरी 71 और 9 80 बन गया, तो 80 यूनिट की वैल्यू आपकी 80 है, तो यानी कि 1 कॉइन्स का मतलब क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पे 71, वहाँ पे 9 आंसर आएगा, ठीक है। यही आना चाहिए आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार दोबारा लगा के देख सकते हैं प्रॉपरली, कोई बड़ी बात नहीं है। आप डिवाइड करके आप यहाँ पे लिख दोगे, माइनस करके जो भी रेशो आई है आपकी 125, नहीं मैंने 125 कर दिया, ठीक है, कुछ माइनस गलत किया है भाई, मैं सोचूँ आंसर सेम नहीं आ रहा है ना, आंसर सेम नहीं आ रहा भाई,
तो गलत नहीं करेंगे, सही करना है। तो हम यहाँ पे ना 25 के टेबल पे काट रहे थे, तो 25 इंटू 4 क्या हो गया, 25 इंटू 4 इज़ 100, 25 इंटू 5 इज़ 125, तो 45, तो ये बन रहा है अभी, है ना, ये बन रहा है आपका। तो यहाँ पे 7 और 25 इंटू 5, मैंने ही जल्दबाजी में या कुछ और सोच के कैलकुलेशंस कर दी हैं, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे क्या आएगा, 7 पे किया तो 125, जैसे 12 बचा 125, 25 इंटू 5 इज़ 125। दोनों टेबल मैंने साथ में मर्ज कर दी, बट ऐसा नहीं है। तो 5 के टेबल पे क्या होगा, 15 5 75, 5 के टेबल पे क्या होगा 9, 3 के टेबल पे क्या होगा 5, 3 के टेबल पे क्या होगा 3, 5 प्लस 3 8, 8 की वैल्यू क्या होगी 10, सॉरी 8 की वैल्यू 80 होगी, 1 की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे 50 और यहाँ पे 30 आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, आंसर इज सेम, जैसा हमने पहले किया था वैसा ही आंसर आया। इसको भी एक बार देख लेंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं रिलेटेड टू कॉइन्स, एलिगेशंस और सेपरेटली कैसे लगाना है। बस ऐसे हम चीज़ों को करते रहेंगे। एलिगेशंस हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे पार्ट कवर करते करते। कुछ और आगे भी पार्ट्स होंगे इसमें, जिसमें हम रेलेवेंटली जो मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, रिप्लेसमेंट कुछ इसमें ऐड कर दिया तो उन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ठीक है, आपको ये सब नहीं सोचना, मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट क्लासेस में कि इसमें कैसे क्या कर होता है। तो तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।